हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका स्ट्रक्चर कोचिंग के एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 10, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो प्रकाश की विभिन्न घटनाएं होती हैं, परावर्तन है, अपवर्तन, विवर्तन, ठीक है। तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, परंतु यहाँ पर हम कक्षा 10 में विज्ञान में पढ़ेंगे केवल परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है और इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु इसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं और उसके रंग, रूप और आकार का भी पता लगा सकते हैं। किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। होता क्या है, जब प्रकाश किसी तल पर पड़ता है, किसी पृष्ठ पर, जैसे बोर्ड पर प्रकाश पड़ रहा है, तो प्रकाश पड़ने के बाद इससे परावर्तित होता है, चारों ओर बिखर जाता है जब इससे टकराता है। और कुछ किरणें हमारी आंख में आती हैं, जिसकी सहायता से, आंख वह यंत्र है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं, उसके रंग, आकार का पता करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं प्रकाश के कुछ गुण के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के क्या गुण है? नंबर 1 गुण है प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश जो होता है सरल रेखा में गति करता है, बिल्कुल सीधी लाइन में। ठीक है। और नंबर 2 लिखा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, मतलब प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है। तो अब इसमें क्या है, ये हम आगे आने वाले क्लासेज में 11th में और 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इतना ध्यान रखना है, प्रकाश के 2 गुण होते हैं, वह सरल रेखा में भी चलता है और विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी चलता है। यहाँ पर हम केवल पढ़ेंगे सरल रेखा में जब चलता है तो उसका क्या होता है, परावर्तन और अपवर्तन होता है। तो इन घटनाओं को हम पढ़ने वाले हैं। बाकी हम तरंग के रूप बारे में अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। नंबर 3 है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नंबर 4 चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो जो वस्तु जितनी ज्यादा चमकदार होती है या जितनी ज्यादा समतल होती है, प्लेन होती है, उस पर प्रकाश का परावर्तन उतना ही अधिक होता है, प्रकाश का परावर्तन उतना ही अधिक होता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 आर्मस्ट्रांग से 7800 आर्मस्ट्रांग होती है और 1 आर्मस्ट्रांग बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। 1 आर्मस्ट्रांग बराबर होता है 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। और कुछ बातें हैं, जैसे कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जो होते हैं उनसे गुजर जाता है। जैसे कि पारदर्शी माध्यम क्या हो गए हमारे, वायु हो गया, कांच हो गया और प्लास्टिक हो गया। ये पारदर्शी माध्यम है। इसमें एक साइड से दूसरी साइड निकल जाता है, परंतु जो अपारदर्शी माध्यम है उससे नहीं गुजर पाता है। तो अपारदर्शी माध्यम क्या हो गए, जैसे लोहा। ठीक है, ये क्या है, अपारदर्शी माध्यम है, तो इससे प्रकाश नहीं गुजर पाता है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। इसको हम आगे डिटेल में पूरा पढ़ने वाले हैं। अभी हम केवल इसके गुण के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, परावर्तन किस घटना को कहते हैं? जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती है और उसमें किसी समतल से टकराकर या किसी भी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है, वापस लौटती है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से देख सकते हैं। मान लीजिए ये दर्पण है, दर्पण, ठीक है, जिसको हम मिरर भी बोलते हैं। दर्पण को बनाने के लिए हम नीचे इस प्रकार से लाइन बना देते हैं, जिससे कि पता चले कि बहुत ज्यादा चिकना पृष्ठ है, बहुत ज्यादा समतल पृष्ठ है और यह किरण आ रही है प्रकाश को। तो जो किरण आती है, जो किरण प्रकाश की आएगी, जब तल पर टकराएगी तो उस किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और टकराने के बाद जो किरण वापस मुड़ जाती है, देखिए ये प्रकाश किरण इस
इस तरीके से आ रही थी, परंतु जब समतल पृष्ठ से टकराई तो क्या हुई, यह मुड़ गई या क्या हुई, उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन। तो मुड़ने वाली इस किरण को जो वापस लौट के जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। और इस तल पर, जिस भी तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल पर खींचा गया लंब, तल के लंबवत खींचा गया अभिलंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, यह तल के लंबवत, लंबवत का अर्थ होता है कि 90 डिग्री पे, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री पर खींची गई एक रेखा क्या कहलाती है, हमारी अभिलंब कहलाती है। और आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इधर लिख देता हूं, आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को क्या बोलते हैं हम, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। इसको हम आर से लिखते हैं। तो यह प्रकाश के परावर्तन के कुछ विशेषताएं हैं। अब आइए समझते हैं इसके नियम के बारे में। इसके नियम क्या है कि कब प्रकाश का परावर्तन होगा। तो हेडिंग लगाइए, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ डिफ्लेक्शन। तो इसके मुख्य 2 नियम है। नंबर 1 नियम जो है, पहला नियम क्या है कि आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये बात ध्यान रखना है, परावर्तन की घटना में क्या होता है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान सदैव बराबर होता है। नंबर 2, आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर या फिर तल में स्थित होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपतित किरण भी इसी तल पर स्थित है और अभिलंब भी इसी तल पर, जो परावर्तक तल है हमारा, और परावर्तित किरण भी इसी तल पर उपस्थित है। तो ये प्रकाश के 2 मुख्य नियम है, इनको जरूर याद रखना है, वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है। नंबर 1 नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। नंबर 2 नियम क्या है, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये 2 परावर्तन के मुख्य नियम है, आपको इसको याद रखना है। इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो घर में मिरर लगा रहता है, शीशा जिसको बोलते हैं, या दर्पण या शीशा बोलते हैं, जिसमें हम सुबह सुबह कंघी वगैरह करते हैं। तो उस प्रकार के दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, मतलब प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। इमेज किस प्रकार का बनता है, जो हम देखते हैं उसमें जो अंदर दिखाई पड़ता है चित्र, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा बनता है। यदि हम इस मार्कर को इस प्रकार से रखेंगे तो यह इसी प्रकार से, इसका केप नीचे दिखाई देगा और यह ऊपर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से सीधा तथा आभासी बनता है। नंबर 2, प्रतिबिंब का साइज बिंब के बराबर होता है। बिंब का अर्थ होता है वस्तु, तो जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा हमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा समतल दर्पण में। समतल दर्पण में क्या होगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी, वस्तु का साइज जो होगा उसी साइज का हमें प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ता है। और नंबर 3 है इसमें, जितनी दूर दर्पण से जितनी दूर हम वस्तु को रखेंगे, मान लीजिए इतनी दूर वस्तु को रखें, तो इतनी ही अंदर हमें, पीछे हमें दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। कहने का अर्थ है, दर्पण से जितनी दूरी पर हम वस्तु को रखते हैं उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे हमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है।
तो यह कुछ बातें। और नंबर फोर क्या होता है, जब हम देखते हैं दर्पण में तो उसमें हमारा दाहिना हाथ बायां हाथ दिखाई पड़ता है। आप सबने नोट किया होगा, दाहिना हाथ बाईं तरफ दिखाई पड़ता है और बायां हाथ दाहिनी तरफ दिखाई पड़ता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, पार्श्व उत्क्रमण। क्या बोलते हैं, पार्श्व उत्क्रमण बोलते हैं। तो यह समतल दर्पण के कुछ प्रॉपर्टीज है, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। और सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है या क्या होती है। यह क्वेश्चन कई बार रिपीटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आपको ध्यान रखना है, अनंत होती है, अनंत, इनफाइनाइट। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो गोली दर्पण होते क्या है, बेसिकली गोली दर्पण जो होते हैं एक खोखले कांच के गोले के कटे हुए भाग होते हैं। खोखले कांच के गोले के कुछ कटे हुए भाग होते हैं। उसमें एक साइड चांदी या फिर पारे की पॉलिश करके ऊपर रेड कलर की, लाल रंग की आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे होता क्या, दूसरा तल जो होता है वह चमकदार हो जाता है, उससे परावर्तन अच्छी तरीके से होता है। और ध्यान रखना है, दर्पण किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह गोली दर्पण हो चाहे समतल दर्पण हो, उसमें परावर्तन के नियम वही लगेंगे जो पहले पढ़े गए हैं। 2 नियम है परावर्तन के, हमेशा वही 2 नियम लागू होंगे। तो इस प्रकार से गोली दर्पण बनता है। अब गोली दर्पण होते हैं हमारे 2 प्रकार के, नंबर 1 अवतल दर्पण और नंबर 2 उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो अवतल दर्पण होता क्या है, यदि मान लीजिए यह खोखला गोला है, इसका एक पार्ट काट दिए और एक पार्ट काटने के बाद यदि हम उसके उभरे पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं, ये जो इस प्रकार से डॉटेड वाली लाइन देख रहे हैं क्या है, पॉलिश की गई है, ठीक है। तो यदि हम उभरे पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं तो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। यदि हम उसमें क्या करते हैं, अंदर वाले पृष्ठ पर, आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह दोनों दर्पण किस प्रकार के हैं, अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें उभरे हुए भाग पर पॉलिश की गई है, उभरे हुए भाग पर पॉलिश की गई, तो ये दर्पण किस प्रकार के होंगे, अवतल दर्पण कहलाएंगे। इसी प्रकार से यदि हम, यह मान लीजिए कांच का एक खोखला गोला है और इसमें का एक छोटा सा भाग इस प्रकार से कट कर लिए, और यदि हम इसके आंतरिक भाग पर पॉलिश करते हैं, अंदर वाली सतह पर पॉलिश करते हैं, और यह वाला पृष्ठ हमारा कैसा हो जाएगा, यह वाला पृष्ठ हमारा परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। और यह दोनों क्या है हमारे, अवतल दर्पण है, क्योंकि इसमें उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की गई है। यदि हम अंदर वाली सतह पर पॉलिश करेंगे तो इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण, और यदि उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करेंगे तो अवतल दर्पण। इसको आपको याद करने के लिए एक और तरीका है, बेस्ट तरीका है। मान लीजिए ये दर्पण है, इसको हम इस साइड से पॉलिश कर दीजिए। अब बताइए दर्पण किस प्रकार का है, आप लोग कमेंट में रिप्लाई कीजिए, यह दर्पण कौन सा है, उत्तल है या अवतल दर्पण है। तो इसको देख सकते हैं उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की गई, इसलिए यह कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। या तो इसको क्या करते हैं हम, जिस पृष्ठ पर पॉलिश की गई है उस पृष्ठ को मिलाते हैं, एक साइड को दूसरे साइड से मिलाते हैं। तो इसको इधर से तो मिला नहीं सकते सामने से, तो क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को पीछे ले जाते हैं और इस वाले पॉइंट को भी पीछे, और इसको यहाँ पे इस प्रकार से मिला देते हैं। तो क्या देखते हैं, बीच में कैसा है, पतला है और किनारों पर मोटा है। बीच में कैसा है, पतला, और दोनों किनारों पर कैसा है, मोटा। तो यह कैसा हो जाएगा, अवतल। कैसा हो जाएगा, अवतल। अवतल दर्पण की क्या पहचान है, बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है।
और यदि इसी प्रकार का दर्पण है उसको हम इस साइड पर पेंट कर दें तो इसको यदि इस अब इधर ही पालिश है तो इसको सीधा मिला सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किनारों पर कैसा है, पतला है, किनारों पर कैसा है, पतला है, और बीच में कैसा है, यहाँ पर मोटा है। तो इस प्रकार से यह दर्पण कैसा हो जाएगा, हमारा उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो यह भी एक तरीका याद करने को, आपको जो सही लगे उसको रिपीट करके चेक कर लीजिएगा। यदि उभरे पृष्ठ पर पालिश करते हैं तो अवतल दर्पण, यदि अंदर वाली सतह पर पालिश करते हैं तो उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले, वो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में उस पर टिप्पणी पूछी जाती है। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। तो जो गोलीय दर्पण हमारे होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण, उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें से एक या दो परिभाषाएं लगभग हर बार पूछी जाती है, तो इसको ध्यान में रखना है। नंबर 1 होता है दर्पण का ध्रुव। तो जैसा कि आपने देखा, मान लीजिए यह एक गोलीय दर्पण है, यह एक गोलीय दर्पण है, तो इसका मध्य भाग जो परावर्तक या पृष्ठ है, यह वाला तल कैसा है, परावर्तक तल है, इसके सामने वाला तल, और इसका मध्य भाग क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए इसे पी अक्षर से व्यक्त करते हैं या पी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। परावर्तक तल का मध्य भाग किसी दर्पण के, चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी अक्षर से व्यक्त करते हैं। नंबर 2 देखते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण, यह गोलीय दर्पण क्या है, एक खोखले कांच के गोले का भाग है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, यह क्या है, एक खोखले कांच के गोले का भाग है। तो यह जिस खोखले कांच के गोले का भाग है उसका सेंटर इस गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। उसका केंद्र, उस गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, और इस वक्रता केंद्र को हम सी अक्षर से व्यक्त करते हैं। किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, सी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3 देखते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो इसकी भी सेम उसी प्रकार से डिफिनेशन है। यह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस खोखले गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, आर अक्षर से व्यक्त करते हैं। नंबर 3 देखते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है, प्रिंसिपल लाइन। यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाती है। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। नंबर 3 देखते हैं, फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस या फिर मुख्य फोकस भी बोलते हैं। यदि अनंत से कोई प्रकाश किरणें आ रही हैं तो परावर्तन के पश्चात वह दर्पण के जिस बिंदु से होकर जाएंगी, दर्पण के जिस बिंदु से होकर गुजरेंगी, वह बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, दर्पण का फोकस कहलाएगा। यदि दर्पण हमारा जो है, दर्पण हमारा किस प्रकार का है, मान लीजिए उत्तल दर्पण है, तो फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, तो यह पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा फोकस कहलाएगा। इसे एफ अक्षर से, कैपिटल वाले एफ अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, जो यह हमारा पॉइंट प्राप्त हुआ फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तथा फोकस के मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और इसे आर से, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि यह जो होता है, यह पॉइंट वक्रता केंद्र और ध्रुव पी के मध्य में स्थित होता है, इसलिए यह त्रिज्या का आधा होता है। तो हम लिख सकते हैं F बराबर कितना होता है, R/2। F बराबर क्या होता है, R/2। यह लगभग हर दर्पण में, हर गोलीय दर्पण में होता है, तो इसको आप ध्यान में रखना कि F बराबर R/2 होता है। नंबर 3 देखते हैं, दर्पण का द्वारक।
जैसे कि यह हमारा दर्पण है, यह दर्पण है, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ कौन हुआ, ये वाला सामने वाला ये जो पृष्ठ है क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ। इसके व्यास को या इसके मध्य की दूरी को कह सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, द्वारक। इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, द्वारक कहते हैं। ठीक है, इसको M1 व M2 से व्यक्त करते हैं। तो यह कुछ दर्पण से रिलेटेड परिभाषाएं हैं, इनको बहुत जरूरी है ध्यान में रखना है। एक एक परिभाषा को बहुत अच्छे से समझाया गया है और इसके जो नोट्स हैं वह लिंक PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे आप नोट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। प्रकाश किरण एक समान माध्यम में सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है इस प्रकार से, परंतु जब यह किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर यह एक माध्यम है वायु जो कि पारदर्शी माध्यम है, और दूसरी तरफ यह माध्यम है कांच जो कि एक पारदर्शी माध्यम है, और यह प्रकाश की किरण आ रही है। अब जहां पर यह प्रकाश की किरण आ रही है वहीं पर तल के लंबवत एक अभिलंब खींच दिया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। और विचलित होने के बाद जो यह प्रकाश की किरण है इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। जिस प्रकार से परावर्तन में था परंतु उसमें उसी माध्यम में रहती थी, इसमें माध्यम क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। तो जब वायु से कांच में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण कहलाता है हमारा आपतन कोण। क्या कहलाता है, आपतन कोण। और इसको हम I से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर में I अक्षर से। और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण। क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण। इसको हम R से डिनोट करते हैं, R से व्यक्त करते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पर I और R का मान अलग अलग रहता है। वहां पर क्या था, परावर्तन में क्या था, वहां पर अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर रहता है, परंतु यहाँ पर जो है आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का मान अलग अलग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, यदि यह कांच है, कांच, और यहाँ पर वायु जो कि एक पारदर्शी माध्यम है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यह प्रकाश की किरण, और यह अभिलंब है, तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। सेम उसी प्रकार से आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण। और जब विचलित होने के बाद इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। और इसके मध्य बना कोण I कहलाएगा, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बना कोण R कहलाएगा। तो यह क्या होता है, हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे, उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। नंबर 1, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो यह पहला नियम है। और दूसरा नियम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा जाता है, इसको याद रखना है। दूसरा नियम है, किसी एक रंग के प्रकाश के लिए, किसी एक रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मतलब होता है साइन, मतलब कि साइन I बटे साइन R, साइन R, यह क्या होता है, एक नियतांक होता है, नियतांक एक निश्चित अंक होता है। और इसको हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम।
यह अपवर्तन का दूसरा नियम है और इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, इथनेल का नियम। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इथनेल का नियम क्या होता है। तो आपको क्या लिखना है, किसी एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो यही इथनेल का नियम है। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए विरल और सघन माध्यम। जैसा कि अभी पढ़ा अपवर्तन में, यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। परंतु हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा माध्यम विरल माध्यम है और कौन सा माध्यम सघन माध्यम है? तो इसमें देखते हैं, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जिस माध्यम के कण, जिस पारदर्शी माध्यम के कण पास पास होंगे वह कैसा होगा, सघन माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। और जिसके कण अधिक दूर दूर होंगे वह कैसा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। तो किन्हीं दो माध्यम का हम कंपैरिजन करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। तुलना करने पर पता चलता है कि कौन सा माध्यम विरल है तथा कौन सा माध्यम सघन है। यदि हम बात करें वायु और कांच की, वायु और कांच की, तो यहाँ पर आप सब जानते हैं वायु के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, काफी दूर होते हैं कांच की तुलना में, और कांच के कण वायु की तुलना में अधिक पास पास होते हैं। तो यहाँ पर वायु क्या हो गया, हमारा विरल माध्यम हो गया, और कांच क्या हो गया, हमारा सघन माध्यम हो गया। कांच क्या हो गया, सघन माध्यम। इसी प्रकार से तुलना करते हैं वायु और जल की, दोनों पारदर्शी माध्यम है। तो वायु के कण अधिक दूर दूर होते हैं, तो इसलिए यह क्या हो गया, जल की तुलना में इसके कण दूर होते हैं, तो यह क्या हो गया, विरल माध्यम। और वायु की तुलना में जल के जो कण होते हैं, जल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वह करीब में होते हैं, नजदीक होते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। अब यदि हम कांच और जल की तुलना करें, तो जल जो होता है द्रव में होता है, कांच क्या होता है, ठोस होता है। मतलब कांच के कण क्या होंगे, अधिक पास पास होंगे, परंतु जल के जो कण होंगे वह कांच की तुलना में दूर होंगे। वायु की तुलना में तो यह करीब में रहते हैं, नजदीक नजदीक रहते हैं, पास पास, परंतु कांच की तुलना में यह क्या होंगे, दूर होंगे, क्योंकि यह द्रव होता है और यह ठोस होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा विरल माध्यम हो जाएगा जल, और सघन माध्यम क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, जब हम जल और कांच की तुलना करेंगे। तो इस प्रकार से यही कुछ 2-3 माध्यम है जो कि हमारे हाई स्कूल में यूज होने वाले हैं 10th एग्जाम में। आपको हम सीरियल वाइज लिखवा दे रहे हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी से आएगा। तो सबसे विरल माध्यम आपके लिए हो जाएगा वायु, फिर से सघन हो जाएगा जल, और उससे सघन हो जाएगा हमारा कांच, और सबसे सघन जो प्रयोग में आएगा वह होगा हीरा। तो सबसे जो विरल माध्यम है वह क्या है, एयर हमारा, और फिर वाटर, और उसके बाद क्या, ग्लास, मतलब कि कांच, और सबसे जो सघन होता है वह हीरा होता है हमारा, डायमंड। तो इसको आप ध्यान में रखना। यदि जल और वायु की तुलना की जाएगी तो वायु क्या होगा, विरल होगा, और जल क्या होगा, हमारा सघन होगा। यदि जल और कांच की तुलना की जाएगी तो जल हमारा क्या होगा, विरल होगा, और यह क्या होगा, हमारा सघन होगा। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे आने पर माध्यम क्या हो रहे हैं, हमारे सघन हो रहे हैं, सघन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, ये आगे न्यूमेरिकल में काम आएंगे। उसके बाद देखते हैं जो इथनेल ने नियम दिया हमारा, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, हमारा नियतांक होता है। यह किसका नियम है, इथनेल का नियम। इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने बताया नियतांक होता क्या है। यह नियतांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, और इस अपवर्तनांक को n अथवा म्यू अक्षर से, एक यह अक्षर होता है u जैसा, इसको हम म्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, म्यू, n या फिर म्यू अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर n अथवा म्यू, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यह इथनेल का नियम है। और अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल आपने दैनिक जीवन में देखे होंगे, जैसे अंततः डूबी हुई छड़,
द्रव में अंततः डूबी हुई छड़। मान लीजिए पानी में कोई छड़ है, कोई रॉड है, वह आंतरिक रूप से डूबी हुई, तो वह आपको तिरछा दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी बीच से। तो यह किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही तो वह उसका क्या हो रहा है? विचलन हो रहा है। और तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य जो हमें समय से पहले हमें ऊपर दिखाई पड़ता है। यह अपवर्तन के कुछ मुख्य कारण है जो आप दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग हम देखने वाले हैं यहाँ पर, जो दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं वह किस प्रकार से बनते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, साइज क्या होता है और आकार क्या होता है, ये सारी चीजें। उससे पहले कुछ 3 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि यह हमारा क्या है? दर्पण है। इसका यहाँ पर क्या होगा? या ध्रुव होगा, जिसको हम P से लिखते हैं, और यहाँ पर कहीं सेंटर होगा। सेंटर को ध्रुव से मिलाएंगे तो यह रेखा क्या कहलाएगी? हमारी मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। तो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो वह परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाएगी। यह नियम याद रखना है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही तो वह परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाएगी। ठीक है। या फिर हमारा दर्पण कैसा है? यदि हमारा दर्पण उत्तल दर्पण है तो यहाँ पर इसका क्या होगा? यहाँ पर सेंटर होगा और यहाँ पर क्या होगा? ध्रुव होगा। तो यदि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो यह परावर्तन के पश्चात फोकस से निकलती हुई प्रदर्शित होगी। यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा, फोकस पॉइंट। तो यह नियम याद रखना है। नंबर 2 नियम क्या है? यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। यदि प्रकाश किरण इधर मान लीजिए इस दर्पण पे कोई आ रही, इधर से जाएगी वह इस प्रकार से, तो इसी मार्ग पर पुनः वापस लौट कर आएगी। तो यह बात भी ध्यान में रखना है। और सेम इसमें भी होता है, यदि कोई प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती तो उसी मार्ग पर वह वापस लौट आती है, उसका कोई परावर्तन नहीं होता है। नंबर 3 है, यदि कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाती है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जब कहीं 2 प्रकाश किरणें आपस में मिलती हैं तो उसको कटान बिंदु को, मुख्य अक्ष से दूरी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब, मतलब कि इमेज बनता है। तो इस प्रकार से इमेज क्या बनना हम देखते हैं। अब बात करते हैं यदि अवतल दर्पण में यह सारणी बना हुआ है, इसको आप बना लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि वस्तु, बिंब का अर्थ क्या होता है? वस्तु होता है। यह अवतल दर्पण के लिए सारणी है। तो यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। और साइज क्या होगा? अत्यधिक छोटा होगा। या कह सकते हैं बिंदु के साइज का बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी? प्रतिबिंब वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा। नंबर 2 देखते हैं, यदि अवतल दर्पण के सामने C से परे, मतलब वक्रता केंद्र से दूर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और छोटा का अर्थ क्या है? वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। नंबर 3 देखते हैं, यदि कोई वस्तु बिंब की स्थिति, C पर, मतलब वक्रता केंद्र पर रखी है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के समान आकार का होगा। समान साइज का अर्थ क्या है? वस्तु के समान आकार का होगा और प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि
कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा हमारा, सी से परे, मतलब वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, वक्रता केंद्र से दूर, और विवर्धित बनेगा। विवर्धित का आकार क्या है, विवर्धित का अर्थ है बड़ा बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। उसके बाद देखते हैं यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, अनंत पर प्राप्त होगा। अत्यधिक विवर्धित होगा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। नंबर 6 देखते हैं, पी तथा एफ। पी का अर्थ क्या होता है बताइए, पी मतलब ध्रुव। यदि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। विवर्धित मतलब बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। तो ये कुछ चीजें हैं अवतल दर्पण के लिए। इसको हम देखते हैं बनाकर एक दो कोई चित्र। तो पहला वाला, यह क्या है हमारा, अवतल दर्पण है। यह क्या है, अवतल दर्पण है। यह इसका क्या हो गया हमारा, यह है हमारा ध्रुव, और यहाँ पर कहीं क्या होगा, केंद्र, और यहाँ पर क्या होगा, वक्रता केंद्र, और यह क्या होगा, फोकस बिंदु। तो यदि वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर, तो इससे आने वाले प्रकाश किरणें क्या होंगी, समांतर होंगी। क्योंकि आप सब जानते हैं समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाते हैं, फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। इसी प्रकार इधर से किरण आएगी और परावर्तन के पश्चात या फोकस बिंदु से होकर जाएगी। तो ये जहां पर दोनों मिल रही हैं, एक बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बना रहे हैं, एक बिंदु के आकार का इमेज बना रही हैं, तो इस इमेज को हम क्या बोलेंगे, अत्यधिक छोटा या फिर बिंदु के आकार का। यह कैसा है, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। फिर देखते हैं इसको, मान लीजिए यह हमारा दर्पण है, यह कौन सा दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण है, और इसका यह वाला पॉइंट है हमारा P, मतलब कि ध्रुव है, और यहाँ पर क्या हमारा केंद्र है, और यहाँ पर क्या हमारा फोकस दूरी। तो यदि कोई वस्तु रखी है, मान लीजिए कोई वस्तु हमारी रखी है, यह ए बी वस्तु रखी है, तो इससे यदि मुख्य अक्ष के समांतर एक कोई किरण डालेंगे तो वह कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और यदि हम कोई किरण फोकस से होकर डालेंगे तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर जाएगी। तो यह किरण इस प्रकार से गई है, और यह दूसरी किरण है, और परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें, ये दोनों प्रकाश की किरणें जहां पर मिलती हैं, जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, उस बिंदु को मुख्य अक्ष से लंबवत मिलाने पर यह क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब को हम A डैश और B डैश से लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब जो बन रहा है A डैश B डैश वह कैसा है, छोटा है, वस्तु से छोटा है, और फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, वास्तविक और उल्टा। क्योंकि वस्तु इस प्रकार से रखे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो इस प्रकार से ये सारे चित्र बनते हैं। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी स्थिति को हम देखते हैं। यह हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। यह क्या है हमारा, अवतल दर्पण है, और यह यहाँ पर क्या है, इसका ध्रुव है, और मान लीजिए यहाँ पर यह क्या है, केंद्र है, वक्रता केंद्र है, और इसके जस्ट मध्य में क्या है, फोकस बिंदु है। तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है हमारी ए बी। तो इससे यदि कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी, वह फोकस से होकर वापस आएगी, और यदि कोई किरण फोकस से होकर जाएगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बनेगा, और उसी आकार का समान साइज का वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। यह हमारी पोजीशन नंबर कितनी है, 3 है। इसके बाद देखते हैं 4, सी तथा एफ के मध्य। यदि हमारा यह क्या है, हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से एक यह रेखा केंद्रित है, मान लीजिए यहाँ पर यह ध्रुव है, यह इसका क्या केंद्र है, और यह क्या है, इसका फोकस बिंदु है। यदि वस्तु कहाँ पर रखी है, सेंटर और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी है। यह कोई वस्तु रखी हुई है हमारी ए बी। तो जानते हैं इससे समांतर कोई किरण जाएगी तो वह
इधर से वापस आएगी, और यदि इसके फोकस से होकर जाएगी तो कहां से होकर जाएगी यार, इस प्रकार से देखते हैं। इसका सी से परे मतलब सेंटर से दूर बनेगा, ठीक है, वक्रता केंद्र से दूर बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, जो कि देख सकते हैं सी तथा बीच की वस्तु रखी है तो सी से परे मतलब वक्रता केंद्र से दूर और बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो यह हमारी पोजीशन नंबर 4 हो गई। इसके बाद देखते हैं पोजीशन नंबर 5, जब फोकस पर रखी है, कोई वस्तु रखी है फोकस पर। यह क्या है, हमारा अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण है। इससे यह एक रेखा खींच दी है जिसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, और यह हमारा ध्रुव हो गया। इसके बाद यहाँ पर केंद्र है, इसके मध्य में क्या होगा, हमारा फोकस बिंदु। तो यदि यहीं पर कोई फोकस पर हमारी वस्तु रखी हुई है, इससे मान लीजिए यह प्रकाश किरण गई और यह परावर्तन के बाद यहीं पर केंद्र से होकर जा रही, तो इस प्रकार से जाएगी। उसके बाद कोई समांतर प्रकाश किरण डाल दीजिए, तो जानते हैं यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो वह फोकस बिंदु से होकर परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से देख रहे हैं, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर किरण है, तो ये मिलेंगी नहीं, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। इसलिए इसको मान लेते हैं कि यह कहाँ पर जाके मिलेंगी, अनंत पर, अनंत पर जाकर मिलेंगी। और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा और वास्तविक उल्टा बनेगा। लास्ट पोजीशन हमारी है पी तथा एफ के बीच। यह हमारा अवतल दर्पण है, यह हमारा अवतल दर्पण है, और इसका यह क्या हो गया, हमारा मुख्य अक्ष, यह क्या है, केंद्र है, और यह क्या है, हमारा एफ है, यह ध्रुव हो गया यहाँ पर। इस प्रकार से देखते हैं, यदि कोई वस्तु हमारे रखी है यहाँ पर, इस प्रकार से कोई वस्तु रखी हुई है, वस्तु ए बी, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यदि इससे कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से जाएगी इसके केंद्र से, तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। और यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो यह फोकस बिंदु से होकर जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दोनों रेखाओं, ये जो दो किरणें हैं, इनके बीच की दूरी क्या हो रही, बढ़ रही। अतः ये दोनों किरणें कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, इधर कहीं पर भी नहीं काटेंगी। लेकिन यदि इनको पीछे, दर्पण के पीछे बढ़ाया जाए तो ये कहीं पर काटती हुई प्रतीत होंगी, इस प्रकार से काटती हुई प्रतीत होंगी। वहीं पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा हमारा। तो यह कैसा होगा, सीधा होगा, देख सकते हैं सीधा है, और कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा और आभासी, वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे। तो ये 6 पोजीशन है अवतल दर्पण के लिए। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अवतल दर्पण में हमने प्रतिबिंब किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, किस प्रकार से बनता है, उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण में, यह किसके लिए है, उत्तल दर्पण के लिए यह चार्ट है हमारा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, तो उत्तल दर्पण में 2 ही पोजीशन होती है। एक वस्तु हमारे अनंत पर होती है जिसका प्रतिबिंब हमें फोकस एफ दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, और अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का आभासी एवं सीधा प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति है, वस्तु हमारी अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच हो सकती है, जिसका प्रतिबिंब हमें पी तथा एफ, पी मतलब है ध्रुव, एफ मतलब फोकस, फोकस बिंदु के बीच दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, और वस्तु से छोटा आभासी एवं सीधा प्राप्त होता है। तो देखते हैं दोनों पोजीशन को। तो इसमें दर्पण कौन सा हमारा, उत्तल दर्पण है। तो इसको हम इस प्रकार से बना लेते हैं। जो हमारा अंदर वाला भाग है उसको हम पेंट कर देते हैं, और इसका सेंटर इस साइड पे होगा, और यहाँ पर क्या होगा, हमारा फोकस होगा। और यह क्या है, हमारा परावर्तक पृष्ठ है। तो यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उससे, जैसा कि आप सब जानते हैं, कैसे आएंगे, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएंगे, और यह जो है फोकस से निकलती हुई प्रतीत होंगी। इसको यदि पीछे बढ़ाया जाए तो यह कहां पर जाएंगी, फोकस पर जाएंगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर यह प्रकाश किरण और यह फोकस से निकलती हुई हमारी प्रतीत होगी। तो ये दोनों किरणें वास्तविक में तो कहीं नहीं मिलेंगी इनको अगर आगे बढ़ाया जाए, लेकिन यदि पीछे
थोड़ा सा इनको पीछे बढ़ाया जाए तो आभासी प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बिंदु के आकार का प्राप्त होता है। यह हमारी पोजीशन नंबर 1 है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। यदि इस प्रकार से हमारा यह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में इस प्रकार से एक लाइन खींचते हैं, यह हमारी मुख्य अक्ष और यहाँ पर इसका क्या है, फोकस है, और यहाँ पर इसका क्या है, केंद्र है, सेंटर, और यह ध्रुव है। यदि कोई वस्तु, अब इसमें एक ही पोजीशन है ध्रुव, क्योंकि वस्तु कहाँ पर रखेंगे, दर्पण के सामने, पीछे तो रख नहीं सकते हैं, उसका प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा, तो इसलिए वस्तु कहाँ पर रखते हैं, दर्पण के सामने, ध्रुव तथा अनंत के बीच। तो एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है इस प्रकार से। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार से हमारी फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी किरण हम मान लेते हैं वक्रता केंद्र पर, तो यह इसी मार्ग पर वापस लौट आती है, इसको आभासी बना लेते हैं। इस प्रकार से वक्रता केंद्र से होकर आते हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। तो यह देख सकते हैं P और F के बीच है और वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल दर्पण में हमारी 2 स्थिति संभव हो पाती हैं। अब इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, चिन्ह प्रॉपर्टी, चिन्ह परिपाटी। तो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन होता क्या है कि जब हम आंकिक प्रश्न लगाएंगे, जो इस पर सवाल आते हैं न्यूमेरिकल, उनको सॉल्व करते समय हम कौन सी दूरी धनात्मक लेंगे और कौन सी ऋणात्मक। तो जो मैथ वाले स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा होगा, 2 अक्ष जो लिए जाते हैं, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष। तो यह क्या कहलाता है, हमारा मूल बिंदु, ओरिजिन कहलाता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु के दाहिनी तरफ के जो सारे नंबर होते हैं वह पॉजिटिव होते हैं और बाएं तरफ के नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार से मूल बिंदु के ऊपर वाली संख्याएं धनात्मक होती है और नीचे वाली संख्याएं ऋणात्मक होती है। तो ठीक इसी आधार पर हमारा जो चिन्ह परिपाटी है वह हमारा दर्पण के लिए भी कार्य करता है। मान लीजिए यह कोई दर्पण है हमारा, यह कौन सा दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण। तो दर्पण के ध्रुव को हम क्या मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के ध्रुव को हम मूल बिंदु मानते हैं और इसके दाहिने तरफ जो संख्या, जो दूरी मापी जाएगी उसको हम धनात्मक लेंगे और बाएं तरफ, दर्पण के ध्रुव के बाएं तरफ जो मापी जाएंगी उन दूरियों को हम ऋणात्मक निशान के साथ, ऋण चिन्ह के साथ लिखेंगे। उसके बाद यदि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां तो वह धनात्मक ली जाएंगी, मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरियां है वह ऋणात्मक ली जाएंगी, वह ऋणात्मक लेंगे। लेंथ कोई भी हो, दर्पण कोई सा भी हो, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, सब में यही रूल लगेगा। इस रूल को फॉलो करते हैं और हमेशा जो प्रकाश किरण है वह बाएं से दाहिनी तरफ जाएगी, बाएं से दाहिनी तरफ जाएगी। तो इसलिए आप सबको पता है जो अवतल दर्पण बनता है उसका फोकस दूरी, फोकस बिंदु कहाँ होता है, F, बाईं तरफ होता है। और जो हमारा उत्तल बनता है, उत्तल दर्पण बनता है, उसका फोकस क्या होता है, हमारा इधर होता है, दाहिनी तरफ, ध्रुव के दाहिनी तरफ। इसलिए हमेशा हमारा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऑलवेज हमारी क्या ली जाती है, निगेटिव ली जाती है। ये बात ध्यान में रखना, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये बहुत ज्यादा काम आएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव ली जाती है और उत्तल दर्पण, जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है, क्योंकि यह ध्रुव के दाहिनी तरफ स्थित होता है और जो इसकी फोकस दूरी है, फोकस बिंदु, वह क्या होता है, बाईं तरफ स्थित होता है। इसलिए यह धनात्मक और ऋणात्मक ली जाएंगी। इसको सवाल लगाते समय, आंकिक प्रश्न हल करते समय विशेष ध्यान में रखना है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इस ध्रुव को हम क्या मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं और इसके दाहिनी तरफ जो दूरियां आएंगी, दर्पण के ध्रुव को हम क्या मानते हैं, मूल बिंदु, और जो दाहिनी तरफ दूरियां आएंगी वह धनात्मक होंगी और जो बाईं तरफ होंगी वह ऋणात्मक होंगी। और मुख्य अक्ष के जो ऊपर की दूरियां होंगी वह धनात्मक ली जाएंगी, मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरियां होंगी वह ऋणात्मक ली जाएंगी। आप इसको नोट करना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट हेडिंग लगाइए दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। तो दर्पण सूत्र तथा आवर्धन क्या होता है? कोई दर्पण है, मान लीजिए यह दर्पण है, अब इससे कहीं पर सामने एक वस्तु रखिए, तो इस ध्रुव से इस वस्तु की दूरी हम क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी, इसको हम यू अक्षर से लिखते हैं। तो वस्तु की दूरी को हम किस अक्षर से डिनोट करते हैं? वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी को हम यू, स्मॉल यू अक्षर से लिखते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी। और यदि इसका प्रतिबिंब बन रहा है, कहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण से कह रहे हैं, इसका अर्थ है दर्पण से जो दूरियां मापते हैं वह दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। कहां से मापते हैं? दर्पण के ध्रुव से। तो प्रतिबिंब की दूरी हम V से, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या कहते हैं? V अक्षर से लिखते हैं। और दर्पण के ध्रुव से इसके मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और इसको हम स्मॉल f अक्षर से लिखते हैं, स्मॉल f अक्षर से लिखते हैं। इन तीनों के मध्य जो संबंध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र बोलते हैं। इन तीनों के मध्य जो संबंध होता है उसको हम दर्पण सूत्र बोलते हैं। और यह संबंध होता क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण के लिए मान्य है, तो इस बात को ध्यान रखना। और इस सूत्र का प्रयोग करते समय चिन्ह परिपाटी का विशेष ध्यान रखते हैं। इसमें फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस या प्लस में लिखते हैं। देखते हैं आवर्धन क्या होता है। किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। और इसको हम स्मॉल m अक्षर से डिनोट करते हैं, स्मॉल m अक्षर से। तो यदि मान लीजिए प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वह h डैश है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? h डैश है, और वस्तु की ऊंचाई हमारी क्या है? h है। तो रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा? h डैश अपान h, या फिर इसको हम लिख सकते हैं -v/u। तो इसको ध्यान रखना, यह क्या हमारा रेखीय आवर्धन है। तो यहाँ पर हमारा परावर्तन वाला पोर्शन खत्म होता है। अब हम इसके बारे में, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आती है कि दर्पण को हम पहचानेंगे कैसे कि दर्पण कौन सा है, कौन सा दर्पण है। तो इसके लिए सबसे पहले है स्पर्श करके। किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं? स्पर्श करके। स्पर्श करने का क्या अर्थ है? हम दर्पण पर एक स्केल रखेंगे, जो स्केल आता है पैमाना जो सीधा, उसको रखेंगे। यदि यह दर्पण पे पूरा एकदम चिपका हुआ है तो वह दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण, ठीक है। और यदि यह स्केल जो है केवल किनारों पर चिपका है और बीच में नहीं टच है, बीच में दर्पण से नहीं टच है, तो यह कैसा हो जाएगा? अवतल दर्पण। कैसा हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, अवतल दर्पण। और यदि यह बीच में केवल टच है और किनारों पर नहीं टच कर रहा है, बीच में टच कर रहा है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार से दर्पण की पहचान की जा सकती है। यदि आपको दर्पण और भी पहचानना तो प्रतिबिंब से भी, दूसरा क्या है? नंबर 1 हो गया स्पर्श करके, और प्रतिबिंब से भी आप दर्पण की पहचान कर सकते हैं कि दर्पण कौन सा है। तो यदि वस्तु रखते हैं दर्पण के सामने, उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के समान ही बनता है, तो दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण होगा। यदि वस्तु के समान प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा समतल दर्पण। और यदि वस्तु को हम आगे पीछे करते हैं तो कभी दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है, कभी वास्तविक बनता है, और कभी देखते हैं वस्तु से छोटा बन रहा है प्रतिबिंब और कभी वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो इस प्रकार का दर्पण अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा भी। और यदि
दर्पण के सामने हम वस्तु को रखते हैं और जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है वह हमेशा वस्तु से छोटा है। वस्तु से कितना है? छोटा है। तो क्या होगा हमारा? उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका परावर्तन वाला पोर्शन समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अपवर्तन वाला टॉपिक। आप इसको जरूर याद रखना, दर्पण सूत्र 1/f 1/v 1/u। यहाँ पर f क्या है? फोकस दूरी है। फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण से फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसे स्मॉल f अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को क्या हम बोलते हैं? v अक्षर से लिखते हैं। और दर्पण से वस्तु की दूरी को u अक्षर से लिखते हैं। तो ये फार्मूला जरूर ध्यान रखना है, इसको आंकिक प्रश्न में यह काम आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक पहले भी हम समझ चुके हैं, इसको स्नेल ने बताया था। स्नेल नाम के एक साइंटिस्ट थे। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, अपवर्तनांक क्या होता है। बेसिकली अपवर्तनांक जो होता है, नंबर 1 होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में होता क्या है? जब प्रकाश किरण वायु से किसी अन्य माध्यम में, पहला माध्यम क्या होना चाहिए? वायु। पहला माध्यम हमारा होता है वायु। वायु से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो जो अपवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक या फिर केवल अपवर्तनांक बोलते हैं। केवल अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। वायु से किसी अन्य माध्यम में, अन्य माध्यम कोई भी हो सकता है, चाहे वह जल हो या फिर कांच हो या फिर हीरा हो, कोई भी माध्यम हो सकता है। लेकिन पहला माध्यम क्या होना चाहिए? वायु। तो इसको हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक या फिर केवल अपवर्तनांक बोलते हैं। और इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर हो जाता है साइन i/साइन r। अब यदि पहला माध्यम वायु नहीं है, पहला माध्यम वायु नहीं है, कोई अन्य माध्यम है, ठीक है, दूसरा माध्यम वायु हो सकता है या फिर दूसरा भी वायु नहीं होकर कोई अन्य भी माध्यम हो सकता है, तो उस अपवर्तनांक को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसको आप समझ लीजिए, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? यदि कोई प्रकाश किरण मान लीजिए जल से कांच में जा रही है, जल से, तो जल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर। क्या बोलते हैं? वाटर। और जल से कांच में जा रही है, जल से कांच में, कांच को इंग्लिश में बोलते हैं गिलास। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसको हम प्रदर्शित करने के लिए n के पहले क्या लगा देते हैं? W का अर्थ क्या है? वाटर। और n के बाद में क्या लगा देते हैं? G मतलब क्या है? ग्लास, मतलब कांच। तो WNG बराबर हो जाता है साइन i/साइन r। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। इसमें एक अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष होता है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? WNG बराबर साइन i/साइन r। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। इसको समझना चाहते हैं अगर, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश किरण वायु से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो उस अपवर्तनांक को हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक या फिर उसको केवल अपवर्तनांक बोलते हैं। और इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। परंतु यदि पहला माध्यम वायु नहीं है, वायु की जगह कोई अन्य माध्यम है, परंतु दूसरा माध्यम वायु हो सकता है या कोई अन्य माध्यम हो सकता है, तो इस प्रकार के अपवर्तनांक को हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्रकाश का उत्क्रमणिकता का सिद्धांत। यह होता क्या है? जब प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है तो यदि अपवर्तित किरण की दिशा को हम पलट दें तो प्रकाश अपने उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाता है। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ऊपर यह वायु है और यह इधर इसमें क्या भरा हुआ है? वाटर मान लीजिए भरा हुआ। यह पहला माध्यम है और यह दूसरा माध्यम है। यह क्या हो गया? हमारा अभिलंब हो गया। इधर से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कोई प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की किरण, या यदि इसके मार्ग में
इसके लंबवत यहाँ पर एक हम दर्पण लगा दे। क्या लगा दे? दर्पण। यह क्या है हमारा? दर्पण। तो यह जिस मार्ग से आ रहा है प्रकाश, जिस मार्ग से आ रहा है, यह उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं यह किरण कौन सी है? आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है हमारा? आई। क्या कहलाता है? आई, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के मध्य, यह किरण कौन सी है? अपवर्तित किरण के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? आर। और इसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। यदि प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो इसका हम अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक साइन आई बटे आर। साइन आई का मतलब क्या है? कि आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण। तो साइन आई, आई की जगह पर हम आई लिखेंगे और साइन आर। ठीक है, यह हो गया समीकरण नंबर 1। परंतु जब इसके मार्ग में इसके लंबवत हम यहाँ दर्पण लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा? प्रकाश की किरण फिर से इधर से इस माध्यम से जा रही और अभिलंब से दूर हट रही। अब उसके लिए यह वाला कोण जब वापस जा रही, तो यह वाला कोण क्या हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा। यह कोण क्या हो जाएगा? आपतन कोण की तरह व्यवहार करेगा। तो हम कह सकते हैं दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर साइन। अब आपतन कोण आई होता है, परंतु यहां पर आपतन कोण क्या हो गया? आर। साइन आर बटे और अपवर्तन कोण हो क्या हो गया? आई हो गया। साइन आर बटे साइन आई। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 और 2 का। तो इधर देखते हैं 1n2 गुणे 2n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर बटे साइन आई। यहां से देखें साइन आई कैंसिल हुआ, यहां से साइन आर कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? 1। क्या बचा? 1। अब यदि इसको हम उस साइड ले जाएं, इस वाले पार्ट को, तो क्या हो जाएगा? इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। इधर गुणा में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1n2 बराबर 1/2n1। मतलब कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक 1 बटे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक के बराबर होता है। मतलब एक दूसरे का उत्क्रमणीय होता है, एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता बोलते हैं। अब आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि पहले माध्यम को हम क्या माने? वायु माने और दूसरे को हम जल माने। तो पहले में वायु को इंग्लिश में बोलते हैं एयर, तो इसको ए से डिनोट करते हैं, और जल को वाटर, तो इसको डब्ल्यू से। तो हम लिख सकते हैं AN बराबर AN, क्योंकि पहले की जगह पर क्या लिखोगे? ए, दूसरे की जगह पर W। AN बराबर 1/WNA। तो यह हमें एक फार्मूला प्राप्त होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो नेक्स्ट हेडिंग है गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो गोली लेंस होते क्या है? कोई भी पारदर्शक पदार्थ, कोई भी, जैसे कि कांच, मान लीजिए एक पारदर्शक पदार्थ है जिसका नाम है कांच। तो कांच के ऐसा यंत्र जो 2 गोली पृष्ठों से मिलकर बना होता है। कांच द्वारा 2 गोली पृष्ठों से मिला एक यंत्र क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। अथवा इसमें एक पृष्ठ समतल तथा एक पृष्ठ गोली हो सकता है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? हम लेंस बोलेंगे। लेंस बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है? यह बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। बीच में यह मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस।
और इसमें यहाँ पर दोनों गोली पृष्ठ है उनकी त्रिज्याएं लगभग बराबर होती हैं। आपके क्लास में दोनों त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और यह किरणों को क्या करता है, अभिसारी करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंथ, कन्वर्जिंग लेंथ। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंथ भी बोलते हैं। अवतल लेंथ क्या होता है, यह बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंथ की पहचान क्या है, यह बीच में पतला होता है और किनारों पर क्या होता है, मोटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंथ बोलते हैं। और यह प्रकाश की किरणों को, समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंथ, डाइवर्जिंग लेंथ भी बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। यदि हम उत्तल लेंथ में पहला जो पार्ट हो, पहला जो यह भाग या समतल हो और दूसरा भाग गोली हो, तो इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, समतल उत्तल। क्या बोलेंगे, समतल उत्तल लेंथ, समतल उत्तल लेंथ। इसी प्रकार से यदि इसमें एक पार्ट, पहला वाला पार्ट समतल हो और दूसरा वाला पार्ट अवतल हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समतल अवतल, समतल अवतल लेंथ। समतल अवतल लेंथ। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने दर्पण में पढ़ा था, उसकी भी कुछ परिभाषाएं हैं। इसके इस प्रकार यह रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष। और यहाँ पर इसके सेंटर में क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। जिस बिंदु से जाने वाली किरण अपवर्तित नहीं होती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। इसको ओ अक्षर से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में होता है ऑप्टिकल पॉइंट, इसलिए इसको ओ अक्षर से हम दर्शाते हैं। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ पर जो ये टेबल आप देख रहे हैं, ये बेसिकली उत्तल लेंथ के लिए है। किस लेंथ के लिए, उत्तल लेंथ, उत्तल लेंथ। आप कंपेयर कर सकते हैं, जिस प्रकार से वहां पर दर्पण में हमने अवतल दर्पण की पढ़ी है, अवतल दर्पण की, सेम उसी प्रकार यहाँ पर उत्तल लेंथ के द्वारा भी सेम उसी प्रकार की पोजीशन होती है और उसी प्रकार से हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। और जिस प्रकार से हमने वहां पर पढ़ा था उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थित साइज, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हमें प्राप्त होता है अवतल लेंथ के लिए, अवतल लेंथ के लिए। तो यहाँ पर जो कुछ नाम आ रहे हैं, जो चेंज है, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अनंत पर यदि वस्तु रखी है तो फोकस 2 पर बनेगी। चित्र कहाँ पर, हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस 2 पर, यानी F2 पर। और अत्यधिक छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो ये हमारा है इस प्रकार से उत्तल लेंथ है। और यह क्या है, मुख्य अक्ष। इसके मिड में यहाँ पर क्या है, ओ प्रकाशिक केंद्र। इस साइड इसके क्या कहलाएगा, F1, और इस साइड वाला क्या कहलाएगा, F2। बस इतना सा अंतर है। इस साइड वाला फोकस हमारा F1 कहलाएगा और इस साइड वाला फोकस, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं दो गोलों का या भाग है, तो इसमें 2 फोकस होंगे और 2 सेंटर होंगे। और इसको थोड़ा और इधर बढ़ाया जाए तो यह क्या कहलाएगा, 2F1, या फिर इसको हम बोल सकते हैं C1 बोलो या फिर 2F1 बोलो, एक ही बात है। ठीक इसी प्रकार इसका भी इधर पर क्या होगा, 2F2 होगा, या फिर इसको हम C2 भी बोल सकते हैं। तो यह कुछ जो नाम में अंतर है उसके लेंस और दर्पण में बस इतना ही है। वहां पर केवल एक F होता था और 2F1 की जगह पर केवल C लिखा रहता था, बस इतना सा अंतर है। तो आइए देखते हैं चित्र कैसे बनता है। यदि हमारी वस्तु रखी है अनंत पर, तो फोकस 2 पर यानी F2 पर प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा। क्योंकि यहाँ पर जानते हैं अब इस प्रकार से किरणें आएंगी तो ये कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। तो यहाँ पर जब 2 किरणें आपस में मिलती हैं तो देख सकते हैं चित्र कैसा बन रहा है, बिंदु के आकार का। अत्यधिक छोटा बोलिए या फिर बिंदु के आकार का हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है और वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। यहाँ पर यह क्या है, हमारा उत्तल लेंथ है। यह हो गया प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पर मान लीजिए F1 है और इसको यहाँ पर बढ़ा दीजिए तो 2F1 हो गया। और इधर यहाँ पर F1 और F2 लगभग बराबर होते हैं।
आपकी क्लास में क्लास 10th में F1 F2 मतलब दोनों या जो गोली पृष्ठ है इनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर F2 और यहाँ पर 2F2 या फिर इसको C2 और C1 भी बोल सकते हैं। यदि वस्तु कहां पर रखी, 2F1 से परे, मतलब 2F1 से परे, केंद्र C1 से दूर रखी है, तो उसका चित्र कहां बनता है, F2 तथा 2F2 के बीच। देख सकते हैं यहाँ पर F2 और 2F2, तो यहाँ से एक किरण जाएगी इसके समांतर, तो समांतर किरण कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, F2 से होकर जाएगी। दूसरी किरण आप इसके प्रकाशिक केंद्र से डाल दीजिए, तो प्रकाशिक केंद्र से जो होकर जाएगी किरण, वह कहां से होकर जाएगी, वह कहीं मुड़ती नहीं है, वह सीधी निकल जाती है हमारी किरण, वह किरण हमारी सीधी निकल जाती है। तो जहां पर यह दोनों रेखाएं मिलेंगी उसके लंब एक डाल देंगे, यह क्या हमारा प्राप्त हुआ, यह प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। देख सकते हैं यह उल्टा है और वस्तु से छोटा है, जैसा कि लिखा हुआ है F2 तथा 2F2 के बीच प्रतिबिंब बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बन रहा है, वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब का साइज क्या है, वस्तु के छोटा है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक है और उल्टा है। आप इन दो डायग्राम का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बाकी अभी और बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। नेक्स्ट पोजीशन क्या है, यदि हमारी वस्तु रखी है 2F1 पर, कहां पर रखी है, 2F1 पर, तो जैसा कि जानते हैं यह क्या है, हमारा उत्तल लेंस है, और यहाँ पर क्या होगा, हमारा F1 होगा, यह प्रकाशिक केंद्र है, और इसके बाद यहाँ पर होगा हमारा 2F1 और यहाँ पर होगा F2 और इसके आगे थोड़ा सा यहाँ पर 2F2 होगा। तो देखते हैं वस्तु कहां पर रखी है, 2F1 पर रखी है यहाँ पर, या फिर बोल सकते हैं पहले केंद्र पर रखी है, सेंटर 1 पर रखी है। तो यहाँ पे एक समांतर किरण डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि हमारी कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी हम किरण कहां से डालेंगे, प्रकाशिक केंद्र से, जो कि हमारी इस प्रकार से जाएगी। तो देख सकते हैं इसका कहां पर बन रहा है, यहाँ पर 2F2 पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। जैसा कि लिखा हुआ, यदि हमारा 2F1 पर वस्तु रखी है तो हमारा प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 2F2 होगा, क्या होगा, 2F2 पर प्राप्त होगा, और वस्तु के समान साइज का प्राप्त होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। थर्ड, इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। यदि हमारी वस्तु रखी हुई है, यह हमारा है उत्तल लेंस है या प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पर मान लीजिए F1 है और यहाँ पर 2F1 है, और ठीक यहाँ पर F2 है, और इसके बाद यहाँ पर क्या है, 2F2 है। ठीक है, तो वस्तु कहां पर हमारे रखी है, F1 और 2F1 के बीच, मतलब F1 फोकस 1 के बीच और सेंटर के बीच रखी है। तो पहली किरण इसके समांतर ले जाते हैं, तो समांतर जाने पर क्या होगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं, यदि इसके प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे तो ये आगे कहीं जाके कहीं दूर मिलेंगी। यदि इसको हम बढ़ाएं तो देख सकते हैं यहाँ पर आके मिलेंगी, 2F2 से परे। कहां पर मिलेंगे, 2F2 से परे, मतलब 2F2 से अधिक दूरी पर प्राप्त होगी। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, विवर्धित, मतलब बड़ा, जैसा कि आप देख सकते हैं वस्तु से बड़ा है, और वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होगा, वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होता है। तो ये पोजीशन हो गई। अब इसकी जो लास्ट पोजीशन है, यहाँ पर एक और पोजीशन देख सकते हैं। इसकी लास्ट पोजीशन कहाँ है, यदि वस्तु हमारी जो रखी हुई है वह कहां पर रखी है, F1 और O का अर्थ क्या है, प्रकाशिक केंद्र, O का अर्थ क्या है, प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी हुई। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा प्रकाशिक केंद्र है और यह हमारा F1 है। इससे जस्ट डबल दूरी पर क्या होगा, 2F1 होगा, और इससे इधर दूरी पर क्या होगा, F2 होगा, और इधर यहाँ पर क्या होगा, 2F2। तो यदि वस्तु हमारी प्रकाशिक केंद्र और फोकस 1 के मध्य रखी है, तो इससे समांतर किरण डालते हैं, यह किरण कहां से होकर जाएगी, F2 से होकर जाएगी, और यदि इसके प्रकाशिक केंद्र से किरण डालेंगे तो यह सीधी निकल जाएगी, तो यह किरण सीधी निकल जाएगी, यह कहीं पर मुड़ेगी नहीं। तो देख सकते हैं यह दोनों किरण कैसे जा रही हैं, समांतर जा रही हैं, यह दोनों किरण कैसे जा रही हैं, समांतर जा रही हैं। तो यह आगे कहीं पर नहीं मिलेंगी, परंतु यदि इनको यहाँ से हम पीछे बढ़ाएंगे, पीछे, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहां पर मिलती हमें इस प्रकार से मिलते ही प्रतीत होंगे, तो वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनेगा हमारा।
बड़ा और विवर्धित बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो ये कुछ पॉइंट है, आप नोट करना चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां पर हमारा एक पॉइंट छूट गया था, उसको हम देखते हैं, लास्ट में लिख दिया है। यदि वस्तु तुम्हारी F1 पर रखी हो, मतलब पहले फोकस पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब हमें कहां प्राप्त होता है? अनंत पर, और अत्यधिक बड़ा, वास्तविक और उल्टा दिखाई पड़ता है। आप इसको लिखना चाहें तो इस वाले पॉइंट के ऊपर लिख सकते हैं, पांचवें वाले, और इसको लास्ट में कर देना, ठीक है। या तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे टेबल बनी हुई है। तो इसका भी हम देख सकते हैं चित्र किस प्रकार से बनेगा। यह हमारा उत्तल लेंस है, यह मुख्य अक्ष है, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ पर हमारा F1 है और यहाँ पर 2F1 है, और ठीक इसी प्रकार इधर F2 है और यहाँ पर 2F2 है। यदि वस्तु हमारे रखे फोकस 1 पर, तो इससे मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो वह F2 से होकर जाएगी, और यदि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो वह सीधे निकल जाएगी। देख सकते हैं यह दोनों किरणें कैसी हैं? समांतर हैं, दोनों किरणें समांतर हैं। तो यह आपस में कहीं पर नहीं मिलेंगी, तो इसको मान लिया जाता है कि ये जाकर कहीं अनंत पर, बहुत ज्यादा दूर पर मिल जाएंगी किरणें। तो इसलिए इसको मानते हैं कि F1 पर यदि कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमें अनंत पर प्राप्त होगा, और वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। इसको नोट कर लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे कि अवतल लेंस में किस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो जो हमारा दूसरा गोली लेंस होता है, जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अवतल लेंस, उसमें प्रतिबिंब के लिए दो ही पोजीशन है। नंबर 1 है, यदि वस्तु हमारी अनंत पर रखी है तो अवतल लेंस किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से आप सभी जानते हैं, बीच में पतला और किनारों पर मोटा। उसका यह क्या हो गया? मुख्य अक्ष, और यह प्रकाशिक केंद्र हो गया। यदि वस्तु अनंत पर रखी है इस प्रकार से, तो उससे समांतर किरणें, और यह क्या करता है? किरणों को फैला देता है इस प्रकार से। परंतु इनको यदि हम पीछे बढ़ाएंगे, कल्पना करेंगे कि यदि पीछे जा रही है, तो इस प्रकार से देखते हैं ये किरणें आपस में कहीं पर मिलेंगी। तो यह पॉइंट कौन सा होता है? हमारा F1 पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है? F1। तो इस प्रकार से यदि वस्तु हमारी अनंत पर रखी है अवतल लेंस के लिए, तो उसका हमें प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है? फोकस F1 पर, अत्यधिक छोटा, या फिर कह सकते हैं बिंदु के आकार का। किस आकार का प्राप्त होता है? बिंदु के आकार का, और आभासी तथा सीधा प्राप्त होता है। नंबर 1 पोजीशन ये होती है, और दूसरी पोजीशन क्या होती है? ठीक इसी प्रकार से यह हमारा अवतल लेंस है, यह प्रकाशिक केंद्र है, यह मान लीजिए F1 है, और यहाँ पर क्या है? 2F1, और इधर है F2, आगे और इसको बढ़ाएंगे तो 2F2। ठीक उसी प्रकार से अब कहीं पर भी यदि अनंत तथा O के बीच, O मतलब क्या है? हमारा प्रकाशिक केंद्र, जो यह वाला पॉइंट है, यह क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र। इसको हम O अक्षर से लिखते हैं। तो कहीं पर भी रखी है तो उसका चित्र कहां पर बनेगा? F1 तथा O के बीच, F1 तथा O के बीच, मतलब फोकस 1 तथा O मतलब प्रकाशिक केंद्र के बीच, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। मान लीजिए हमारा वस्तु यहाँ पर रखा है, यदि इसके हम समांतर प्रकाश किरण डालेंगे तो यह क्या करेगा? ऐसे फैला देगा, और जब फैलाएगा तो यह, अगर इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ से यह जाती हुई प्रतीत होगी फोकस 1 से जाती हुई प्रतीत होगी, और यह दूसरी किरण हम इसके प्रकाशिक केंद्र से डालते हैं तो यह किरण सीधे निकल जाएगी। अब यह दोनों जहां पर मिलती हैं वह क्या है? हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो देख सकते हैं F1 और O के बीच प्रतिबिंब बन रहा है, और आभासी और सीधा बन रहा है, आभासी और सीधा, तथा वस्तु से छोटा। तो यहाँ पर अवतल लेंस के लिए दो ही कंडीशन होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, लेंस सूत्र तथा आवर्धन। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था, दर्पण में कि वहां पर एक F था जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकल दूरी। यहाँ पर भी लेंस की फोकल दूरी, कोई भी फोकल ले सकते हैं। यहाँ पर दोनों F1 और F2 की दूरियां जो होती हैं बराबर होती हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके दोनों लेंस की जो गोली पृष्ठ उनकी त्रिज्याएं एक समान होती हैं। और प्रकाशिक केंद्र O से प्रतिबिंब की दूरी को हम V कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र O से वस्तु की दूरी को हम U अक्षर से कहते हैं, दर्शाते हैं। तो इन तीनों के मध्य जो संबंध बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेंस सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस सूत्र। यह होता क्या है? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। यह हमारा क्या होता है? लेंस सूत्र। क्या होता है? लेंस
सूत्र होता है। आप इसको नोट करना। सेम दर्पण की तरीके से है। दर्पण में यहाँ पर बीच में प्लस होता है, उसमें क्या होता है माइनस होता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि 1/f बराबर 1/v 1/u। और वहां पर ध्रुव होता है हमारा, दर्पण में क्या होता है हमारा ध्रुव होता है, मूल बिंदु। और लेंथ में हमारा क्या होता है, लेंथ में हमारा होता है O, जिसको हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। यह हमारा मूल बिंदु होता है। तो यहाँ पर भी चिन्ह परिपाटी सेम उसी प्रकार से रहेंगे जिस प्रकार से हमारे दर्पण में होते हैं। यहाँ पर सारी दूरियां हमारी प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाएंगे, जिस प्रकार से दर्पण में हमारे ध्रुव से मापी जाती थी। अब बात करते हैं आवर्धन की। तो आवर्धन भी वही है। यहाँ पर यदि किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई h' हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई h' हो तथा वस्तु की ऊंचाई h हो, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं m बराबर h' बटे h, जहां पर h' क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और यह क्या है, वस्तु की ऊंचाई। यह बराबर होता है v बटे u के। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, लेंथ की क्षमता, पावर ऑफ लेंथ। लेंथ की क्षमता क्या होता है, हमने जैसा कि पढ़ रखा है, उत्तल लेंथ जो होता है हमारा, उत्तल लेंथ, वह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है। क्या करता है, अभिसारित। यदि उत्तल लेंथ की फोकल दूरी अधिक होगी तो वह किरणों को कम अभिसारित करेगा। फोकल दूरी अगर अधिक है तो प्रकाश की किरणों को अभिसारित करेगा कम, ठीक है। यदि उसकी फोकल दूरी कम है तो वह प्रकाश की किरणों को अधिक अभिसारित करेगा। इसी प्रकार से हमारी अवतल लेंथ की क्या प्रॉपर्टी है, अवतल लेंथ की हमारी प्रॉपर्टी, वह किरणों को अपसारित करता है। क्या करता है, अपसारित। यदि ठीक इसी प्रकार उसकी फोकल दूरी अधिक है तो यह फिर किरणों को कम अपसारित करता है। यदि उसकी फोकल दूरी कम है, अवतल लेंथ की फोकल दूरी कम है, तो यह किरणों को अधिक अपसारित करता है। क्या करता है, अधिक अपसारित। तो यही जो इनका गुण है, अभिसारित एवं अपसारित करने का गुण, यह क्या कहलाता है, लेंथ की क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंथ की क्षमता कहलाता है। यदि हम लिखना चाहें लेंथ की क्षमता, तो यह बराबर होता है 1 बटे फोकस दूरी। मतलब फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे फोकस दूरी कम होगी, लेंथ की अपसारित जो गुण होता है या अभिसारित जो गुण होता है वह बढ़ता जाएगा। यदि फोकस दूरी बढ़ती जाएगी तो अपसारित या अभिसारित का जो गुण है वह कम होता जाएगा। इसको लिख सकते हैं, क्षमता को हम P अक्षर से लिखते हैं, तो इसको हम P बराबर 1 बटे F, फोकस दूरी को F से लिखते हैं। इसका मात्रक जो होता है वह क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। इसको D अक्षर से भी हम डिनोट करते हैं। तो यह हो गया लेंथ की क्षमता का सूत्र। परंतु यह जो होता है यह मीटर में होता है। यदि फोकस दूरी हमें मीटर में दी हुई, यदि हमें फोकस दूरी दी हुई है सेंटीमीटर में, किसमें दी हुई है, सेंटीमीटर में, तो यही जो सूत्र है हमारा यह चेंज हो जाता है। P बराबर हो जाता है 100/F, मतलब 1/100। जहां F क्या है, F मतलब फोकस दूरी क्या है लेंथ की, सेंटीमीटर में है। किसमें है, सेंटीमीटर में। परंतु मात्रक क्या रहेगा, डायोप्टर ही रहेगा। क्षमता का मात्रक क्या रहेगा, डायोप्टर रहेगा। यह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और लेंथ का उपयोग आपने देखे ही होंगे, घड़ी में उपयोग किए जाते हैं, टार्च में, डॉक्टर उसको नाक कान को देखने के लिए करते हैं, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। और कई सारे यूजेज हैं लेंसेज के, यही कुछ प्रयोग किए जाते हैं लेंसेज के। तो आई होप आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।